ठीक है, तो आज का क्लास नया चैप्टर है फिनेंशियल मैनेजमेंट बीएसटी का। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैनेजमेंट करना है किस चीज़ को? फिनेंशियल को। ठीक है, पैसा का मैनेजमेंट। सो पैसा का मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है कि सोर्सेस ऑफ मनी एंड यूज ऑफ दैट मनी, कि कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलेगा और कैपिटल मिलेगा एंड उस कैपिटल को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सोर्सेस और प्रोक्यूरमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ फिनेंस, पैसा का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, सो जैसे कि डेफिनेशन है, देखो, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग। Two important factors are involved with the financial decision making. One is financing and the other is proper utilization of the fund procured. तो क्या है इसका? ये इंटीग्रल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग के पास रिसोर्सेस है, अब रिसोर्सेस हम लोग के पास ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकता है या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस रिसोर्सेस को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए तो जो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी होता है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? अचीव नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो मेन इसका काम क्या है कि सोर्सेस की कहाँ कहाँ से हम लोग कैपिटल, कहाँ से कैपिटल हम लोग लाए बिजनेस में। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस होता है, इक्विटी होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, डिवेंचर होता है, तो सोर्सेस बहुत है। ठीक है, और दूसरा होता है कि इसका कहाँ पे इन्वेस्ट करें। सो ये दो टर्म डिफाइन करता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? अब दूसरा चीज, अब इसका फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, अब इसको फीचर्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है? एंड देखो, फीचर्स जो है ना डेफिनेशन ही से आता है। ठीक है, सो नंबर 1 है फीचर इसका, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सब मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर मेरे पास सब कुछ है, मान लो सब कुछ है, रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, सब कुछ है, लेकिन अगर इसको अगर मैनेज करने वाला नहीं होगा या इस चीज़ को हम लोग मैनेज नहीं करते तो क्या होगा कि जो रिसोर्सेस है हम लोग के पास, तो उसका बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है ये हम लोग के इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, सब मैनेजमेंट में। ठीक है, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या मस्ट है कि पैसा का यूज या सोर्सेस ऑफ रेजिंग मनी, कि पैसा कहाँ से हम लोग रेज करें, तो ये सारा चीज, ठीक है, डिपेंड या कौन डिसाइड करता है? ये फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये एक पर्सन है, मान लो कि हम है, तो हम क्या करेंगे कि कंपनी में पैसा कहाँ से ला सकते हैं, है ना, एंड उस पैसा को हम कैसे यूज करें। ठीक है, वो सारा डिसीजन लेता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या एक इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? नंबर बी, नंबर बी क्या है? डायनामिज्म। जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं करता है कि पैसा कहाँ से लेना है एंड उसका क्या यूज़ करना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इतना ही नहीं रहता है। इसका जो काम रहता है, इसका जो फंक्शंस रहता है कि सबसे पहले प्लानिंग करना कि कौन सा सोर्सेस बेस्ट होगा, प्लानिंग किए एंड उस सोर्सेस निकालेंगे कि कितना सारा सोर्सेस ऑफ हम लोग फंड जहाँ से रेस कर सकते हैं वो सोर्सेस निकाले, एंड सोर्सेस निकालने के बाद बेस्ट सोर्सेस, बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्सेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना, एंड उसके बाद ये फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से मनी बोरो करेंगे या रेस करेंगे। क्लियर है? तो इसका यहाँ पे जो रोल है एक फिनेंशियल मैनेजमेंट का, एक रेस्ट्रिक्टेड रोल नहीं है कि तो उसको सिर्फ इतना ही मतलब होता है ना, कहाँ से पैसा रेस करना है एंड कहाँ इन्वेस्ट करना है, बस इतना में ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो उसको इसके अलावा भी इससे रिलेटेड बहुत सारा डिसीजन खुद से
लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि देखो, द फिनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ मेकिंग फिनेंशियल प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ फिनेंस, फिनेंसिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिनेंस एंड डिविडेंड डिसीजन। तो ये सारा का सारा जो डिसीजन होता है, ये सारा का सारा कौन लेता है? एक फिनेंशियल मैनेजमेंट लेता है, क्योंकि इसका जो नेचर है एक नहीं है। मतलब यहाँ पे तो दिखने में तो सिर्फ दो दिखता है, एक कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बस इतना ही नहीं है उसका। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा रोल रहता है। ठीक है, प्लानिंग करना, सेलेक्ट करना, एंड फाइनली वो सेलेक्ट किया हुआ सोर्सेस को क्या करना, उस सोर्सेस में से पैसा निकालना। ठीक है, और थर्ड वाला है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी बोलने का मतलब है कि ये सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। मतलब सिर्फ ये बिजनेस के लिए ही सिर्फ नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है, ये बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों के ही लिए क्या है, ज़रूरत है। सब हम लोग अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी अपने पर्सनल लोन, सब मान लो कि पर्सनल लोन का बात कर रहे हैं, तो हमको पर्सनल लोन चाहिए तो हम क्या करेंगे? रैंडमली तो किसी से नहीं उठाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग प्लानिंग करेंगे तो कि हम लोग लोन कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। हम लोग के लिए बैंक है, दूसरा है मेरा रिलेटिव्स है ना, जिसमें मेरा फ्रेंड सब आ गया। ठीक है, तो मान लो कि ये, और एक है नॉन, या मान लो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि बजाज फिनेंस हुआ, ठीक है, मुथूट फिनेंस हुआ, ये सारा हुआ। तो ये सारा क्या एक सोर्सेस है। तो हमको लोन लेना है तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से ले, इतना सारा है तो इसमें से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कि कितना कितना होगा। मान लो कि इसमें 15 बोला, इसमें 13 बोला, इसमें 16 बोला, तो ये सारा कंसिडर करेंगे। उसके बाद कोई एक बेस्ट वाला यूज़ करेंगे, एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे? वहाँ से पैसा ले लेंगे, वहाँ से पैसा हम लोग बोरो कर लेंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये इतना है कि मतलब बिजनेस के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सलिटी है, सब में काम आता है। समझना? अगर फैमिली रन करना है तो एक फैमिली के लिए एक फिनेंशियल मैनेजमेंट भी होना चाहिए जो फिनेंशियली मैनेज करे। ठीक है, फोर्थ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नंबर डी, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो जैसे कि पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जहाँ से कहाँ से हम लोग को पैसा लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो ये काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग है कि एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, है कि नहीं? जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? अल्टरनेटिव वे ऑफ बोरोइंग मनी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, एंड उस प्लानिंग का एग्जीक्यूट करने का मतलब है कुछ डिसीजन लेंगे। डिसीजन क्या चीज़ का? पैसा बोरो करना है, नहीं इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट करना भी तो एक डिसीजन है भाई, कहाँ पे करें हम, कौन सा सही तरीका होगा कि उस मनी से हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकें। ठीक है, तो डिफरेंट वे देखेंगे हम लोग, डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी देखेंगे, डिफरेंट वे ऑफ बोरोइंग मनी देखेंगे। तो ये क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग कंपनी का बात करें तो कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड कितना देना है। डिविडेंड मतलब जिस जहाँ से हम लोग पैसा उठाए शेयर से, तो शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न? डिविडेंड, है ना? वो लोग को प्रॉफिट ही तो चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिट नहीं बोल के हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है। एंड लास्ट पे आते हैं मेकिंग प्रोडक्टिव टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेकिंग प्रोडक्टिव टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
सॉरी फिनेंशियल रिसोर्सेस, मेकिंग प्रोडक्टिव टू द फिनेंशियल रिसोर्सेस। अब देखो अगर फिनेंशियल मैनेजमेंट मेरा स्ट्रांग है ना, सही है कि मतलब डिसीजन गलत नहीं होता है, तो क्या होगा, जितना भी मेरा फिनेंशियल रिसोर्सेस है, फिनेंशियल रिसोर्सेस मतलब जहां से हम लोग पैसा ले सकते हैं एंड जहां पे पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेस, यही हुआ हम लोग का रिसोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है हम लोग का, प्रोडक्टिव हो सकता है। प्रोडक्टिव क्या है कि इफिशिएंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, है ना, एट लोअर रेट, एंड उसी पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड अच्छा खासा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटर्न अर्न कर सकते हैं, अगर हम लोग का क्या होता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होता है। ठीक है, सो फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, है ना, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट फंड इन ऑर्डर टू अर्न अ गुड रिटर्न। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट करता है, प्लानिंग करना, है ना, सेलेक्ट करना, एंड अल्टीमेटली उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना कि कहाँ से हम लोग को फाइनली पैसा लेना है। तो फीचर्स में भी यही है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सब मैनेजमेंट में से। डायनामिज्म है क्योंकि इसका रोल बहुत वाइटल रहता है। यूनिवर्सलिटी, ये सब बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों में एग्जिस्ट करता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि फ्यूचर में कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब मेकिंग प्रोडक्टिव टू द फिनेंशियल, जितना भी रिसोर्सेस है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव यूज, उस चीज़ का क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव मतलब एफिशिएंट, है ना, एफिशिएंट यूज ऑफ फिनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक होता है हम लोग का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। अब क्या होता है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि पहले क्या होता था, पहले का टाइम पे, कि एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या इग्नोर होता था, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है, इग्नोर होता था कि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रहता था हमको सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर का क्या नीड है, क्या वांट्स है, वो सारा चीज़ को इग्नोर करके वो लोग क्या करते थे, ओनली फोकस करते थे प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर दिया एंड ऑल। ठीक है, सेटिस्फाइड है कि नहीं है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते थे पहले, ये है कि नहीं। लेकिन अभी का टाइम पे अगर देखो क्या होता है कि तुमको परचेस करने से लेके, सपोज मान लो कि तुम परचेस करने गया, कुछ भी सामान परचेस करने गया, तो वहाँ से लेके तुम उस चीज़ को घर पे लाया एंड उसको यूज़ कर रहा है, तब तक का सर्विस तुमको देते रहेगा, है कि नहीं। सपोज मान लो कि एक प्रोडक्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हम परचेस करने गए, तो सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देगा। ठीक है, बिफोर सेल एंड सेल करने के बाद भी वो सारा डिटेल्स बताएगा, एंड सेल करके हम लोग घर ले जाएंगे, घर ले जाने के बाद भी क्या होता है कि उसका फ्री सर्विस होता है कि 1 ईयर 2 ईयर्स तक तुमको क्या फ्री सर्विसिंग मिलेगा। तो ये सारा जो अप्रोच आया है, ये तो अभी तो मॉडर्न टाइम का है, क्योंकि अभी क्या है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तभी तुम्हारा बिजनेस चलेगा। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव रहा, ओनली प्रॉफिट मोटिव, तो तुम्हारा बिजनेस एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। सो अगर बिजनेस कोई भी एग्जिस्ट करेगा बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड में उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। समझना, मान लो कि हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, हमको सिर्फ सेल करना है, सेल तो कर लेंगे, लेकिन अगर इस चीज़ का प्रोडक्ट के बारे में अगर हमको फीडबैक हम नहीं ले रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, उस चीज़ पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, ये बिजनेस जो है शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए ठीक नहीं है, बंद होने वाला है। क्योंकि न्यूज़ जो कस्टमर है वो लोग खरीद लेंगे एंड आगे जाके उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं मिल रहा है,
उस कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट से जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ में क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में, कि यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को क्या होता है, फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, परचेज से लेके, मतलब बिफोर एंड आफ्टर सेल ऑफ प्रोडक्ट। देखता हुआ घर पे क्या होता है कि कोई आता है कि एक्वागार्ड का सर्विसिंग करने के लिए आए, कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, बिना फ़ोन किए भी आते रहते हैं सर्विसिंग करने के लिए। तो इससे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, कि इसका जो सर्विस होता है आफ्टर सेल बहुत अच्छा आता है। तो वो देख के भी कस्टमर क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, घर तक आ जाता है ना। तो अभी का अप्रोच ये है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर कोई भी बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ चलेगा, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच बोला है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर सेल कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होता है, समझना। लेकिन यहाँ पे आफ्टर सेल क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, इसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है मेन। और यहाँ पे वेल्थ, अब वेल्थ मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी देखना चाहता है, यहाँ पे कंपनी कैसे निकालता है कि कितना, जितना उसने इन्वेस्ट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया एंड उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो इसका दो नाम है, इसको बोलते हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, ठीक है। कैश इनफ्लो कितना हो रहा है माइनस कैश आउटफ्लो। तो वेल्थ यहां से पता चल जाएगा कि कैश इनफ्लो एक प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट का बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट बोलने का मतलब है तुम कोई भी एक जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे रिटर्न जो होता है तुमको 2-3-4 साल तक मिलते रहता है, ठीक है। तो मान लो कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए अभी, ठीक है, अभी, एंड आपको ना इसका जो रिटर्न होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तक मिलेगा, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट ईयर में आपको 3,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 4,000 एंड इसमें बोला कि 5,000। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, हो सकता है कि इसमें 5 मिले, इसमें 4 मिले, 3 मिले, मतलब डिफरेंट मिल रहा है। तो टोटल कितना मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 5, 4, 9, 3, 12,000, ठीक है। इन्वेस्ट कितना किया, 10,000। सो वेल्थ कितना हुआ इसका, नेट कितना है, 2,000 एक्स्ट्रा है, समझ में, ये क्या हुआ, 2,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला रहता है, इसे समझने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग कैश इनफ्लो मतलब 12,000 इनफ्लो आ गया हम लोग का, 12,000, आउटफ्लो कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना, आउटफ्लो किए थे 10,000। क्लियर है यहाँ पे। तो वेल्थ बोलने का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर्स वैल्यू कितना कैसे करके इंक्रीज करे, ठीक है। तो एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होता है और एक क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही देखा जाता है, आगे आफ्टर सेल कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं होता। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बेसिस में इसमें कुछ पॉइंट है जो इसके अगेंस्ट में है, कुछ पॉइंट है इसके फेवर में, इसका भी कुछ अगेंस्ट में है कि नहीं होना चाहिए ये सिर्फ, एंड कुछ फेवर में। तो ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। ये जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट एंड फॉर, ये क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहा तो क्या आर्गुमेंट होती है, या तो फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में होगा। फॉर में क्या होगा कि मतलब सपोर्ट कर रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए,
बोल रहा है कि अगर एक बिजनेस को ग्रो करना है ना, एक्सपांड करना है, ग्रो करना है या एक्सपांड करना है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फॉर में बोल रहे, बात सही है। नंबर 2, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इंडिकेट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उससे क्या इंडिकेट करता है कि बिजनेस सक्सेस हो रहा है। तो प्रॉफिट के बेसिस में क्या जज किया जाता है, सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और तीसरा चीज क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग के पास प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब हम लोग प्रॉफिट सेव करके रख सकते हैं एंड फ्यूचर में जाके लोन लेना नहीं पड़ेगा, एंड जो रिजर्व क्रिएट किए उसी रिजर्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी रिजर्व को हम लोग यूज कर सकते हैं इनकेस अगर फ्यूचर में हम लोग को जरूरत पड़ा तो। ठीक है, तो यहां से हम लोग रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हैं प्रॉफिट से। ठीक है, और एक पॉइंट है यहां पे, एंड ये क्या होगा कि अगर प्रॉफिट अर्न करेगा कंपनी तो क्या होगा कि जितना सफिशिएंट डिविडेंड है, डिविडेंड टू द शेयर होल्डर क्या होगा, प्रोवाइड कर पाएगा और प्रॉफिट मोटिव रहा। तो ये सारा है जो इसके फॉर में बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके सपोर्ट में क्या है कि अगर ग्रो एंड एक्सपांड करना है तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर सक्सेस इंडिकेट जो करता है मेरा प्रॉफिट से करता है, एंड अगर हमको अगर एक्यूमुलेटेड रिजर्व रखना है ना, जनरल रिजर्व मेंटेन करना है तो प्रॉफिट होना जरूरी है। ठीक है, डिविडेंड हमको टाइम पे देना है तो प्रॉफिट होना जरूरी है। तो ये सारा पॉइंट जो क्या करता है कि उसके फॉर्म में है क्या चीज़ का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब दूसरा क्या अगेंस्ट में क्या है कि ये चीज़ अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट रहा, सॉरी मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक नहीं, मोनोपोली मार्केट रहा तो ये क्या कर सकता है, मार्केट में क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मान लो कि ये क्या कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई कम कर दिया, जिसके कारण से क्या हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया एंड प्राइस क्या करे, हाई हो गया। तो ये मार्केट में क्राइसिस करवा सकता है। ठीक है, नंबर 2, अगर ये चीज हुआ तो और एक चीज डिसएडवांटेज कंपनी में क्या होगा, इसका अगेंस्ट में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि अगर मान लो कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है तो जो एक्सपेक्टेशन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिवेंचर होल्डर और लोन प्रोवाइडर, वो लोग का क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। एंड वो लोग क्या चाहता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा डिविडेंड मिले, है कि नहीं। एंड कस्टमर लोग क्या चाहता है, कस्टमर लोग क्या चाहता है कि गुड्स चाहिए वो लोग को एट चीपर रेट बट बेस्ट क्वालिटी। सो यहाँ पे ये दोनों का जो एक्सपेक्टेशन होता है यहाँ पे मीट नहीं कर पाता है। ठीक है, नंबर 2 में क्या हो सकता है, नंबर 2 में हो सकता है कि तुम्हारा मान लो कि जो एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन किसका, शेयर होल्डर हुआ एंड कस्टमर्स का, दोनों का ही एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएगा। अब कस्टमर बोल रहे हैं हमको चीप रेट में चाहिए एंड शेयर होल्डर बोल रहे हैं प्रॉफिट कमा रहा है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कंपनी को दोनों चीज़ को ही कंसिडर करना। ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट है। और थर्ड वाला पॉइंट है, द एग्जिस्टिंग फर्म ट्राई टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द मार्केट for avoiding the uncertainty which may be created due to entrance of new firm in the market. For example, the existing firm sacrifice some amount of profit in the short run and they charges lower. जैसे कि मान लो कि इसमें और मोनोपोली वाला चीज़ हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है, कोई भी फॉर्म आ सकता है, कोई भी फॉर्म जा सकता है। तो यहाँ पे कोई एक नया फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि जो रेट है वो लोग डिक्रीज कर देंगे, जिसके कारण से जो न्यू कॉमर्स फॉर्म होगा वो लोग क्या कर नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं करते। तो शॉर्ट पीरियड के लिए अपना जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज कर देंगे एंड जो न्यू कॉमर आए वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग फिर चले जाएंगे एंड फिर देन
जैसे था वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कटिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो होगा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। ये जो स्टेप लेगा एग्जिस्टिंग फॉर्म लेगा लेकिन शॉर्ट पीरियड के लेगा इन ऑर्डर टू किक आउट न्यू फॉर्म। ठीक है, नंबर 3 एंड नंबर 4, if the objective of maximization of profit is considered the time value of may be ignored। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल था कि एक प्रोजेक्ट है 10,000 का अभी इन्वेस्ट करो, फ्यूचर में तुमको फर्स्ट ईयर में 3,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 4,000 मिलेगा एंड थर्ड ईयर में 5,000 मिलेगा, तो टोटल 12,000 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देखते हैं यहाँ प्रॉफिट में कि हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000 हो रहा है। 10,000 का इन्वेस्ट किए थे एंड टोटल रिटर्न हम लोग को कितना मिला, टोटल रिटर्न हम लोग को 12,000 मिला। लेकिन ये गलत प्रोसेस है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्यों? क्योंकि ये जो है अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 0 ईयर बोलने का मतलब अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब ये जो रिटर्न आने लगेगा नेक्स्ट ईयर से आने लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मान लो 1 साल बाद जो 3,000 मिलने वाला है ना, तो उसको अभी का वैल्यू देखेंगे तो कम होगा कि ज़्यादा होगा। फ्यूचर में तुमको मान लो 5 साल बाद 10,000 मिलेगा बोला है, 5 इयर्स बाद 10,000 मिलेगा बोला है, सपोज बोला है ना। तो अगर तुम बोला हम 5 साल बाद नहीं लेंगे अभी लेंगे तो आप कितना दीजिएगा, तो अमाउंट क्या होगा, सेम 10,000 मिलेगा कि कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा है कि नहीं। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि वो तो फ्यूचर का बात बोल रहा है, 10,000 रुपये फ्यूचर का बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट में लाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि पहले का 1 रुपये एंड अभी का 1 रुपये सिमिलर है नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में जो 1 रुपये मिलता था 1 रुपये में तुमको बहुत कुछ तुम परचेस कर पाता था एंड इवन तुम्हारा 1 रुपये से बचता भी था। सो इसका मतलब हो सकता है कि पहले का 1 रुपीज इक्वल्स टू अभी का 1,000 हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज पर टाइम चेंज होते जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज इग्नोर होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहा है कि अगर ये 5,000 ये 12,000 टोटल 12,000 तो उनको 3 साल बाद मिलेगा, तो अगर अभी मिलता तो क्या प्रॉफिट ही होता कि नहीं, वो चीज देखना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका सम होता है, ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करने का मतलब क्या है कि फ्यूचर वैल्यू हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। फॉर में ग्रो एक्सपांड सक्सेस रिजर्व डिविडेंड एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर्स प्राइस कटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो ये सारा था आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है,